पिछले एपिसोड में अलान और ऐश की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर दोनों के पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए थे। अलान अपने 5th पोकेमॉन की तरह चूज करता है येवेल्टल को, वहीं पर ऐश का 5वां पोकेमॉन होता है आर्सियस। दोनों के बीच में टाई हो जाता है। फिर अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह अलान चूज करता है चार्जार्ड को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। वहीं पर ऐश चूज करता है अपने ग्रीनिंजा को, जिनके बीच में काफी इंटेंस बैटल चल रही होती है। अब आगे दोनों ही पोकेमॉन्स हार मारने को तैयार नहीं थे। दोनों ही काफी फास्ट होते हैं और अपने बेस्ट मूव्स का यूज करते हैं। अलान अपने मेगा चार्जर एक्स को ठंडा पंच अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ग्रीनिंजा यूज करता है एरिया लेस अटैक का। दोनों ही इस अटैक का यूज कर देते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को काफी डैमेज पड़ता है। अब बैटल करके दोनों पोकेमॉन वीक हो चुके थे। देखना यह था कि पहले हार कौन मानता है, क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन अपने ट्रेनर्स को जिताना चाहते थे। ऐश अपने ग्रीनिंजा को वाटर शुरिकेन अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का। दोनों ही अटैक इक्वली पावरफुल थे, जिसके चलते किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता है। अलान बोलता है कि चार्जार्ड, इस बैटल को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मूव यानी कि ब्लास्ट बन अटैक का यूज करो। चार्जार्ड ब्लास्ट बन अटैक का यूज कर देता है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को इस अटैक को डॉज करने बोलता है, पर ब्लास्ट बन ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अलान बोलता है कि शायद अब ये बैटल खत्म हो चुकी है, पर तभी ऐश दोबारा से खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि पिछले बार की तरह हम तुम्हें इतने आसानी से नहीं जीतने देने वाले। ऐश बोलता है कि चलो अब हम भी अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मूव यूज करते हैं, ग्रीनिंजा जायंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। ग्रीनिंजा एक जायंट वाटर शुरिकेन बना लेता है और चार्जार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। चार्जार्ड इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर आखिर में यह अटैक मेगा चार्जार्ड एक्स के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि चार्जार्ड अभी भी हारा नहीं है, वो खड़ा हुआ है। ये काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन था। ऐश भी काफी शॉक रह जाता है, बट वो बोलता है कि इस बार हम इस बैटल को खत्म कर ही देंगे, एक और जायंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। पर तभी मेगा चार्जार्ड एक्स गिर जाता है और वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो हार गया था। रेफरी बोलता है कि चार्जार्ड अब आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि इस बैटल का विनर ऐश है। अनाउंसर बोलता है कि हमें काफी ज्यादा औसम बैटल देखने को मिली, जिसको आखिरकार ऐश ने जीत लिया है। अलान को रियलाइज हो जाता है कि वो हार चुका है। वो ऐश के पास जाता है और ऐश से हाथ मिलाता है। वो बोलता है कि मैं इस बैटल में पूरी तरह से आगे था, बट तुम्हारा कमबैक काफी ज्यादा औसम हुआ, बट शायद मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, जिसके चलते मैं ये बैटल हार गया। स्टिल ये बैटल वन ऑफ द बेस्ट बैटल थी मेरे लाइफ की। मैं इस बैटल को कभी भी नहीं भूलूंगा। चार्जार्ड अलान के पास आता है, वहीं पर ग्रीनिंजा ऐश के पास आता है। वो दोनों भी हाथ मिलाते हैं। उन दोनों का रीमैच काफी ज्यादा औसम हुआ और इस बार ग्रीनिंजा ने अपना बदला ले लिया कैलूस लीग फाइनल का, और वो भी एक काफी ज्यादा बड़े स्टेज पे। अलान बोलता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाया। ऐश बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी और हम डेफिनेटली फ्यूचर में कभी न कभी कोई रीमैच जरूर करेंगे। अलान बोलता है बिल्कुल। दोनों हाथ मिलाते हैं और अलान उस स्टेडियम से बाहर चले जाता है। रॉक, मिस्टी, सरीना और ओल्ड मैन सब वहाँ पर आ जाते हैं। ओल्ड मैन ऐश को कांग्रेट्स करता है। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम एक काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर हो एंड अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मैं वापस पाल्डिया रीजन तो नहीं जा सकता, बट मैं नॉर्थ रीजन में ही रहूंगा और ट्रेनिंग करूंगा। ऐश बोलता है ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐश ओल्ड मैन को गुड लक बोलता है और ओल्ड मैन भी स्टेडियम से बाहर चले जाता है। रॉक, मिस्टी और सरीना भी ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं और बोलते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट बैटल थी जो कि अब तक हमने देखी है। ऐश बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, अब इससे भी ज्यादा ऑसम बैटल होने वाली है पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में। तभी अनाउंसमेंट होती है कि अब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में खाली 17 ट्रेनर्स बचे हुए हैं और अब एक चैलेंज होगा जहां पर एक ट्रेनर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 16 ट्रेनर्स बचेंगे। अनाउंसर बोलता है कि अब 1 वर्सेस 1 शाइनी पोकेमॉन की बैटल होने वाली है, जहां पर अगर कोई ट्रेनर जीत जाता है तो वो डायरेक्टली टॉप 16 में चला जाएगा और जो ट्रेनर हार जाता है उसको एक और मौका मिलेगा बैटल करने का उन ट्रेनर्स के साथ जो हार चुके हैं, और उनमें से जो सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस देगा वो इस राउंड से बाहर निकल जाएगा। ऐश बोलता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अनाउंसर बोलता है कि एलिमिनेशन राउंड है जो कि एक वीक बाद स्टार्ट होगा। तब तक के लिए ट्रेनर्स अपने शाइनी पोकेमॉन को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं उन पोकेमॉन के साथ। वो शाइनी पोकेमॉन किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, कोई भी लिमिट नहीं है और फेनोमेना भी अलाउड है। सबको गुड लक। ऐश ब्रॉक से पूछता है कि मुझे कौन सा शाइनी पोकेमॉन रजिस्टर करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बेस्ट शाइनी पोकेमॉन डेफिनेटली शाइनी म्यूटू है, क्योंकि वो तुम्हारे टॉप 16 में भी है। हाँ, तुम्हारे पास और भी शाइनी पोकेमॉन है, पर म्यूटू से अच्छा शाइनी पोकेमॉन कोई हो ही नहीं सकता। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और अपने म्यूटू को रजिस्टर कर देता है। ऐश अपने म्यूटू के साथ इस एलिमिनेशन राउंड में पार्टिसिपेट करने वाला था, जिसके लिए ऐश ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर फेनोमेना भी अलाउड थे, जिसके चलते ऐश अपने म्यूटू को मेगा म्यूटू एक्स में मेगा इवॉल्व करके ट्रेनिंग करता है। ऐश अपने बाकी पोकेमॉन्स को भी बाहर निकालता है जो कि म्यूटू की ट्रेनिंग करवाते हैं। ऐश बोलता है कि मैं तो श्योर हूँ कि मैं ये
ये राउंड जीत जाऊंगा क्योंकि मेरा म्यूटू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शाइनी पोकेमॉन किसी के पास पूरे टूर्नामेंट में होगा। हमें बाहर घूमने चलना चाहिए। ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना ऐश से एग्री कर जाते हैं और वो लोग एक बीच पर आ जाते हैं जहाँ पर ऐश काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। उसने ट्रेनिंग से ब्रेक लिया था। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और सब बीच पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। सारे लोग जो कि बीच पर होते हैं वो ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि एक ट्रेनर एक नॉर्मल से बीच पर आकर इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को बाहर निकाला है, जैसे कि आर्सेस, शाइनी म्यूटू और हुपा। सब लोग उनको देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। ऐश उन सारे ट्रेनर्स को अपने पोकेमॉन से मिलने की परमिशन दे देता है। सब लोग उन पोकेमॉन्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी तरह धीरे धीरे टाइम बीत जाता है और मिस्टी बीच पर स्विम कर रही होती है। तभी उसको एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को मिलता है, जिसको देखकर मिस्टी काफी शॉक रह जाती है और वो ब्रॉक, ऐश और सेरेना को वहाँ पर बुलाती है और सब कुछ बताती है। वो बोलती है कि यहाँ पर आसपास में मैंने काफी स्ट्रॉन्ग वाटर टाइप पोकेमॉन को देखा था और ये उस पोकेमॉन से काफी सिमिलर था जो कि मैंने कैंटो रीजन में मेडिटेशन करते टाइम देखा था। सब लोग काफी शॉक रह जाते हैं बट उनको मिस्टी पे ट्रस्ट नहीं होता है। वो बोलते हैं कि तुमने कोई शिप या फिर कोई एक नॉर्मल वाटर टाइप पोकेमॉन को देखा होगा, ऐसा कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। पर मिस्टी को पूरा भरोसा था कि वो एक वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन ही था। वो उसको ढूंढने जाना चाहती थी बट अब रात हो रही थी, जिसके चलते ब्रॉक, ऐश और सेरेना सब घर पे जा रहे होते हैं और वो मिस्टी को भी लेकर जाते हैं। मिस्टी घर पर आकर वापस से सबको उसी वाटर टाइप पोकेमॉन के बारे में बताती है बट दोबारा से सब लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, जिसके चलते मिस्टी डिसाइड कर लेती है कि अगले दिन वो बीच पर अकेले जाएगी और उस वाटर टाइप पोकेमॉन को कैच करेगी। अब सुबह हो जाती है। मिस्टी बीच पर जा रही होती है, जिसको ब्रॉक, ऐश और सेरेना देख लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। मिस्टी बोलती है कि मैं उसी वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करने जा रही हूँ, जिसको सुनकर ब्रॉक, सेरेना और ऐश बोलते हैं ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या फिर नहीं। सब बीच पर आ जाते हैं और काफी टाइम बीत जाता है। किसी को भी ऐसा कोई पोकेमॉन देखने को नहीं मिल रहा था जैसे कि मिस्टी बता रही थी। मिस्टी बोलती है कि शायद वो पोकेमॉन इंसानों से डरता हो, जिसके चलते वो काफी ज्यादा दूर जा चुका है। सब काफी ज्यादा उस पोकेमॉन को ढूंढते हैं बट किसी को भी वो पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता है। अब रात हो जाती है। सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टी को एक आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है और उसको दोबारा से वही वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को मिलता है। वो जल्दी से अपने गैराडोस को बाहर निकालती है और उसके ऊपर बैठकर उस लेजेंडरी पोकेमॉन का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। मिस्टी को देखकर ऐश भी अपने आर्सेस को बाहर निकालता है और सब आर्सेस के ऊपर बैठकर मिस्टी का पीछा करने लगते हैं। मिस्टी काफी दूर तक जाती है बट उसको दोबारा वो लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता। वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि मिस्टी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कोई पोकेमॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक इल्यूजन होगा। मिस्टी बोलती है कि बट सच में मैंने उस लेजेंडरी पोकेमॉन को देखा है। सब काफी हंसने लगते हैं। ऐश बोलता है कि काफी देर हो चुकी है और मजाक करने का टाइम नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। मिस्टी के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते सब लोग वापस से अपने रूम में आ जाते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन को काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं बट उनको कहीं पर भी वो पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता और वो लोग रूम में आ जाते हैं। तभी ऐश को रियलाइज होता है कि उसने काफी टाइम वेस्ट कर दिया है। अब टाइम हो चुका है ट्रेनिंग करने का। ऐश अपने शाइनी म्यूटू के साथ ट्रेनिंग करता है और देखते ही देखते एलिमिनेशन राउंड का टाइम आ जाता है। ऐश स्टेडियम में आ जाता है जहाँ पर सामने एक लिस्ट लग जाती है जहाँ पर ऐश की बैटल एक अननोन पोकेमॉन ट्रेनर के साथ थी, जिसको वो नहीं जानता था। अनाउंसमेंट होती है कि सारे कॉम्पिटिटर स्टेडियम के बाहर आ जाए क्योंकि ये बैटल स्टेडियम के अंदर नहीं होने वाली है। ये सारी बैटल एक साथ स्टेडियम के बाहर होगी। सारे कॉम्पिटिटर्स बाहर आ जाते हैं और ऐश उस ट्रेनर से मिलता है जिसके साथ उसकी बैटल थी। वो ट्रेनर ऐश को बताता है कि वो सिनो रीजन से बिलोंग करता है और उसने पहले 2 राउंड जीत लिए हैं। ऐश भी अपना इंट्रो देता है और वो सिनो ट्रेनर बोलता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुमने पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। वो ट्रेनर ऐश का काफी बड़ा फैन होता है, जिसके चलते वो ऐश के साथ फोटो भी लेता है। दोनों ही काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और अब टाइम आ चुका था बैटल स्टार्ट करने का। सबको अलग अलग बैटल ग्राउंड दिया गया था। ऐश और सिनो ट्रेनर बैटल ग्राउंड में आते हैं। ऐश बोलता है कि मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल ही गया। सिनो ट्रेनर बोलता है कि मेरा नाम पीटरसन है और मैं होप करता हूँ कि हम दोनों की बैटल काफी ज्यादा औसम हो। ऐश बोलता है कि मैं अपने साइड से गारंटी देता हूँ, आई होप तुम भी काफी अच्छी बैटल करो। पीटरसन बोलता है बिल्कुल। और बैटल स्टार्ट हो जाती है। प्लान के अकॉर्डिंग ऐश अपने शाइनी पोकेमॉन की तरह भेजता है म्यूटू को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में। वहीं पर पीटरसन भी अपने पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि तुम मेरे एस पोकेमॉन है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और वो उस पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है जिसमें से निकलता है शाइनी लुकारियो। दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व कर लेते हैं। पीटरसन का लुकारियो मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा शाइनी लुकारियो में। वहीं पर ऐश का शाइनी म्यूटू मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा शाइनी म्यूटू एक्स में। पीटरसन बोलता है कि मैंने तुम्हारे म्यूटू को बैटल में देखा था, ये काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने मेगा म्यूटू एक्स को शैडो बॉल अटैक यूज करने बोलता है, जो कि मेगा लुकारियो पर लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है।
मेगा म्यूटू का पहले ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। लुकारियो किसी तरह वापस उठता है और यूज करता है ब्लेज किक अटैक का। ऐश अपने मेगा म्यूटू एक्स को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है और जैसे ही मेगा शाइनी लुकारियो पास आता है म्यूटू यूज कर देता है साइको कट अटैक का। म्यूटू का अटैक ज्यादा पावरफुल था जिसके चलते वो मेगा शाइनी लुकारियो को ओवर पावर कर देता है और मेगा लुकारियो जमीन पर गिर जाता है। पीटरसन बोलता है कि लुकारियो तुम इतना ज्यादा इजीली नहीं हार सकते। ये सुनकर लुकारियो वापस से खड़े हो जाता है। अब ऐश अपने मेगा म्यूटू एक्स को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है जिसका यूज करके वो लुकारियो को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। वो लुकारियो को आसमान में लेके चले जाता है। पीटरसन अपने लुकारियो को ऑरा स्फीयर यूज करने बोलता है पर लुकारियो इस अटैक का यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से म्यूटू के कंट्रोल में था। अब म्यूटू साइड स्ट्राइक का यूज कर देता है जो कि जाकर लुकारियो पर लगता है और काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लुकारियो जमीन पर गिर जाता है और वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था बट अभी भी वो हार नहीं मानना चाहता था। ऐश बोलता है मानना पड़ेगा, इतना ज्यादा डैमेज लेने के बाद भी तुम्हारा लुकारियो हार मानने को तैयार नहीं है। इसको काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली है और तुम्हारे साथ इसका बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा है बट हम इसको खत्म कर रहेंगे। म्यूटू शैडो बॉल अटैक का यूज करो। इसको शाइनी लुकारियो डॉज कर लेता है और यूज करता है ऑरा स्पीयर का जो कि मेगा म्यूटू एक्स के ऊपर लग जाता है बट उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। म्यूटू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि मुझे मेगा म्यूटू एक्स में एक अलग सी एनर्जी लग रही है। वो मेगा इवॉल्व होने के बाद पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मेरे अकॉर्डिंग ऐश को अपना एक फेनोमेना डेफिनेटली हर एक बैटल में म्यूटू के ऊपर यूज करना ही चाहिए। ऐश बोलता है म्यूटू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं और वो म्यूटू को जायंट शैडो बॉल अटैक यूज करने बोलता है। जब तक म्यूटू शैडो बॉल अटैक यूज कर रहा था तब तक पीटरसन अपने लुकारियो को क्लोज कॉम्बैट अटैक यूज करने बोलता है मेगा म्यूटू एक्स पर। मेगा लुकारियो बिल्कुल ऐसे ही करता है जिससे म्यूटू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो शैडो बॉल नहीं बना पाता। ऐश बोलता है कोई बात नहीं म्यूटू हम इनको नॉर्मल अटैक से ही खत्म कर देते हैं। म्यूटू साइको कट अटैक का यूज कर देता है जो कि शाइनी लुकारियो पर लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो दोबारा उठने की कोशिश करता है बट इस बार फाइनली वो नीचे गिर जाता है और अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। एक तरफ मेगा शाइनी लुकारियो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, वहीं पर दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि मेगा म्यूटू एक्स ने कोई बैटल ही नहीं करी है, उसको डैमेज ही नहीं पड़ा है। पीटरसन जल्दी से आके अपने मेगा शाइनी लुकारियो को उठाता है और बोलता है तुमने काफी अच्छा ट्राई किया। ऐश आके पीटरसन और लुकारियो दोनों को ही उठाता है और बोलता है काफी कम पोकेमॉन ट्रेयर्स और उनके पोकेमॉन के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है जितनी तुम्हारी और लुकारियो के बीच में है। तुम्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेशल है। पीटरसन ऐश को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं ये बैटल हार गया। तुम्हारा मेगा म्यूटू एक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे लुकारियो को डेफिनेटली इस बैटल से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐश बोलता है हाँ बिल्कुल। ऐश ने इस बैटल को काफी खत्म कर दिया था, वहीं पर बाकी बैटल्स अभी भी चल रही थी। ऐश पीटरसन को गुड बाय बोलता है और वहाँ से चले जाता है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना ऐश से बोलते हैं कि ये बैटल तो तुमने काफी इजीली जीत ली, तुम अब टॉप 16 ट्रेनर्स में आ चुके हो। ऐश बोलता है कि हाँ और अब मैं कुछ ही स्टेप्स दूर हूँ पोकेमॉन मास्टर बनने से। वो काफी ज्यादा खुश होता है। ऐश बोलता है कि बट मैं यहाँ तक अपने पोकेमॉन्स के बिना नहीं आ पाता, मैं उन सबको बाहर निकाल के थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और उसको देखने को मिलता है कि आर्सेस अभी भी पत्थर के फॉर्म में है, उसको अभी भी लाइफ एनर्जी वापस नहीं मिली है। वो अलान को कॉल करता है और अलान जल्दी से ऐश के पास आ जाता है। वो जर्नियस को बाहर निकालता है और जर्नियस आर्सेस को उसकी लाइफ एनर्जी वापस रिटर्न कर देता है जिससे आर्सेस वापस से नॉर्मल हो जाता है। अलान बोलता है सॉरी मैं तुम्हारे आर्सेस को रिटर्न करना भूल गया था। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, अब आर्सेस नॉर्मल हो चुका है और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं टॉप 16 ट्रेनर्स में जा चुका हूँ। अलान ऐश को कांग्रेट्स बोलता है और वहाँ से चले जाता है। अब ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारे आर्सेस ने पिछले बैटल में यूनिवर्सल पावर्स को अनलॉक कर लिया था, जिनमें से पहली पावर तो हमें क्लियरली बैटल में ही देखने को मिल गई कि वो अब अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे वो काफी सारा डैमेज लेने से बच सकता है। बट मैं श्योर हूँ कि इसके पास अभी भी और भी काफी सारी यूनिवर्सल पावर्स हैं जो कि तुम बैटल करके या फिर अपने आर्सेस को ट्रेनिंग देकर अनलॉक कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ डेफिनेटली मैं अपने आर्सेस को और भी ट्रेनिंग दूंगा जिससे उसकी और भी यूनिवर्सल पावर्स अनलॉक हो जाए, जिनका काफी बड़ा रोल होगा मुझे पोकेमॉन मास्टर बनाने में। ऐश अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और अगले दिन उसको याद आता है कि पीटरसन की बैटल कंप्लीट हो चुकी होगी। वो काफी ज्यादा क्यूरियस होता है ये जानने के लिए कि पीटरसन टॉप 16 में गया है या फिर नहीं गया है। वो जल्दी से स्टेडियम में आ जाता है पीटरसन से मिलने के लिए, जहाँ पर उसको पीटरसन नहीं दिखता है। काफी ढूंढने के बाद उसको फाइनली पीटरसन दिख जाता है। ऐश पीटरसन के पास जाता है और पीटरसन ऐश को देखकर बोलता है कि तुम्हें दोबारा देखकर काफी अच्छा लगा। ऐश बोलता है मुझे भी, मैं यहाँ पर ये जानने आया था कि क्या तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टॉप 16 में क्वालिफाई कर पाए हो। पीटरसन बोलता है कि हाँ मैं क्वालिफाई तो कर गया हूँ बट एलिमिनेशन राउंड में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर आया है जिसके पास एक शाइनी मियू है। वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था जो कि सबको काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर ले रहा था। ऐश सुनकर काफी शॉक रह जाता है। ब्रॉक बोलता है कि एक शाइनी मियू ये तो वन ऑफ द रेयरेस्ट पोकेमॉन है पोकेमॉन वर्ल्ड का। पीटरसन बोलता है कि हाँ और उस मियू के पास काफी सारी ऑसम पावर्स थी जिसके चलते वो किसी भी पोकेमॉन को अपने सामने टिकने नहीं दे रहा था। लकीली मेरी बैटल उस ट्रेनर के साथ नहीं होती है जिसके चलते मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ, वरना मैं टूर्नामेंट से बाहर निकल जाता। अब इस टूर्नामेंट में टोटल सिर्फ और सिर्फ 16 ट्रेनर्स बचे हुए हैं और एक ट्रेनर को एलिमिनेट कर दिया गया है।
और अब राउंड 3 यानी कि टॉप 16 ट्रेनर्स का बैटल स्टार्ट होगा एक वीक बाद, जिसके लिए ऐश और पीटरसन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं आगे के जर्नी के लिए, और अब बस उनको वेट करना था टॉप 16 राउंड स्टार्ट होने का। अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आने वाले थे, क्योंकि अब टोटल 68 ट्रेनर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग 16 ट्रेनर्स बचे हुए थे। आगे की जर्नी ऐश के लिए और भी ज्यादा हार्ड होने वाली थी। अब पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 16 ट्रेनर्स ही बचे हुए थे। ऐश स्टेडियम में एंटर करता है, जहां पर उसको पता चलता है कि उसकी बैटल सेकंड होने वाली है और फर्स्ट बैटल पीटरसन की है, जिसके लिए ऐश स्टेडियम में बैठ जाता है। वो पीटरसन की बैटल देखता है और पीटरसन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था, जिसने सामने वाले ट्रेनर को काफी अच्छी टक्कर दी। पर लास्ट में अनफॉर्चुनेटली पीटरसन हार जाता है और उसका अपोनेंट जीत जाता है, जिसके लिए ऐश काफी सैड हो जाता है। अब अगली बैटल ऐश की थी। ऐश जल्दी से पीटरसन के पास जाता है और उसको बोलता है, मुझे काफी बुरा लगा कि तुम हार गए, पर तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी थी। पीटरसन ऐश को थैंक यू बोलता है, बट वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। स्टिल वो बोलता है कि मुझे पता है कि अगली बैटल तुम्हारी है और मैं तुम्हें सपोर्ट करने यहीं पर रुकूंगा। ऐश पीटरसन को थैंक यू बोलता है और वो स्टेडियम के अंदर आता है अपनी बेस्ट टीम लेकर, बट उसके सामने कोई भी ट्रेनर नहीं आया था। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसके सामने वाला ट्रेनर कौन सा है। तभी अनाउंसमेंट होता है, वेलकम कीजिए एक ऐसे ट्रेनर का जिसने अभी तक 3 से ज्यादा पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में यूज नहीं किए हैं। इसने अभी तक अपने कुछ ही पोकेमॉन का यूज करके सारे अपोनेंट को हरा दिया है और टॉप 16 में आ गया है। सारी ऑडियंस ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड होती है कि वो ट्रेनर कौन सा है। तभी वो ट्रेनर स्टेडियम में आ जाता है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सब उसको देखकर शॉक रह जाते हैं। वो ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ओक थे। ऐश को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में प्रोफेसर ओक ने पार्टिसिपेट किया था, जबकि वो कैंटो रीजन में थे और हमसे बात करते रहते थे। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ऐश, अभी तक मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, बट अब टाइम आ चुका है सब कुछ रिवील करने का। मैं काफी टाइम से पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता हूँ और मैं काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हूँ। पोकेमॉन मास्टर कमेटी ने मुझे ये परमिशन दी है कि मैं दूसरे रीजन में भी जा सकता हूँ। बस मुझे यहाँ की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है और इस बार मैं भी पोकेमॉन मास्टर बनकर रहूंगा। ऐश को ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहा था कि उसको उससे बैटल करनी है जिसने उसको पूरे जर्नी में गाइड किया है। और प्रोफेसर ओक यहाँ पर कैसा है, उन्होंने साइड बाय साइड ट्रेनिंग कैसे की, ऐश को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैं तुमको पूरी स्टोरी बाद में बताता हूँ, अभी के लिए बैटल को स्टार्ट करते हैं। अनाउंसर बोलता है कि ये 6-on-6 बैटल होने वाली है, जहाँ पर मैक्सिमम 3 लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन का यूज किया जा सकता है और यहाँ पर सिर्फ 3 फेनोमेना अलाउड है। बैटल स्टार्ट की जाए। प्रोफेसर ओक ऐश को बोलते हैं कि अभी तक मैंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में 2 बैटल करी है और कोई भी ट्रेनर मेरे 3 से ज्यादा पोकेमॉन को डिफीट नहीं कर पाया है। कि अभी तक मैंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में 2 बैटल करी है और दोनों में से कोई भी ट्रेनर मेरे 2 से ज्यादा पोकेमॉन डिफीट नहीं कर पाया है। इवन फर्स्ट बैटल तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन का यूज करके जीत गया था। आई होप कि एटलीस्ट तुम तो मुझे अच्छी टक्कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम टक्कर ही दे सकते हो। ये बैटल तो जीतने वाला डेफिनेटली मैं ही हूँ। ऐश अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह ही पिकाचू को भेज देता है, उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि पिकाचू, मैंने तुम्हें काफी टाइम से देखा है और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट अब तुम्हारा असली टेस्ट होने वाला है। प्रोफेसर ओक अपना फर्स्ट पोकेबॉल निकालते हैं और भेजते हैं शेडिंजा को। ऐश शेडिंजा को देखकर हंसने लगता है। वो बोलता है कि आप पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में इतना वीक पोकेमॉन लेके आए हो। मिस्टी बोलती है कि ऐश, इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होगा ही, तभी प्रोफेसर ओक अभी तक 2 ही पोकेमॉन का यूज करके सबको डिफीट कर रहे हैं। ऐश बोलता है कि मैं तो ऐसे पोकेमॉन्स को यूं ही डिफीट कर दूंगा। वो अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट अटैक यूज करने बोलता है। शेडिंजा पोकेमॉन वहीं पर खड़े रहता है, बट उसके ऊपर थंडर बोल्ट का कोई भी असर नहीं पड़ता। ये देखकर ऐश काफी शॉक रह जाता है और वो अपने पिकाचू को आयरन टेल अटैक यूज करने बोलता है। इस बार भी शेडिंजा बिल्कुल वहीं पर खड़ी रहती है और उसके ऊपर आयरन टेल अटैक लग जाता है, बट इस बार भी उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये क्या हो रहा है। वो अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, जो कि शेडिंजा पर लग जाता है, बट अगेन इसका कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है शेडिंजा पर, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसी तरह ऐश काफी सारे मूव यूज करने का ट्राई करता है, बट शेडिंजा के ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं आ रहा था। ऐश बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि अब क्योंकि तुमने सारे मूव ट्राई कर लिए हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वो अपने शेडिंजा को सबसे पहले कंफ्यूज रे अटैक यूज करने बोलते हैं, जिसको पिकाचू डॉज करने की कोशिश करता है, बट ये अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है, पर पिकाचू खुद के ऊपर ये अटैक कर लेता है क्योंकि वो कंफ्यूज हो चुका था। पिकाचू कुछ भी नहीं कर पा रहा था। प्रोफेसर ओक अपने शेडिंजा को डिग अटैक यूज करने बोलते हैं, जिसका वो यूज कर लेता है। वो जमीन पे जाता है और पिकाचू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये ग्राउंड टाइप अटैक था जो कि पिकाचू के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने बोलता है, पर पिकाचू दोबारा से अपने ऊपर अटैक कर लेता है और अब वो कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है।
ऐश बोलता है कि मेरा कोई भी मूव काम नहीं आ रहा पिकाचू, अब हमें कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, क्विक अटैक का यूज करो। शेडिंजा इस बार भी अपनी जगह पर खड़े रहता है और उसके ऊपर क्विक अटैक लग जाता है, जिसका अगेन उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, शेडिंजा के ऊपर तो कोई अटैक लग ही नहीं रहा, तो हम इसको कैसे डिफीट कर पाएंगे, इसको हराना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ब्रॉक, सरीना और मिस्टी सब काफी कंफ्यूज होते हैं। ब्रॉक को भी कुछ नहीं पता होता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तभी प्रोफेसर ओक अपने शेडिंजा को फैंटम फोर्स अटैक यूज करने बोलते हैं, जिसके बाद शेडिंजा जमीन के अंदर चले जाता है और वो पिकाचू के पीछे से आकर फैंटम फोर्स का यूज कर देता है, जिससे पिकाचू को दोबारा डैमेज पड़ता है और वो एक और बार डिग अटैक यूज करता है पिकाचू पर। ऐसे ही करके धीरे धीरे शेडिंजा पिकाचू को वीक करते जा रहा था और पिकाचू उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो शेडिंजा के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहीं पर शेडिंजा पिकाचू को काफी वीक कर चुका था। ऐश काफी सारी स्ट्रेटेजी यूज करता है, काफी सारे अलग अलग टाइपिंग के मूव यूज करता है जो कि पिकाचू को आते थे, बट कुछ भी काम नहीं आता। शेडिंजा के पास कोई स्पेशल पावर थी जिसके चलते उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं लग रहा था। ऐश बोलता है कि अब मुझे समझ आया कि प्रोफेसर ओक के 2 से ज्यादा पोकेमॉन को आज तक कोई भी क्यों नहीं हरा पाया है, बट हम हरा कर रहेंगे। ऐश ऐसे ही करके और भी कुछ मूव यूज करने का ट्राई करता है, बट फिर भी वो काम नहीं करते शेडिंजा पर, जिसके बाद शेडिंजा वापस से पिकाचू के ऊपर कंफ्यूज रे अटैक यूज करता है, जिससे पिकाचू कंफ्यूज हो जाता है और वो खुद के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फिर फाइनली डिग अटैक का यूज करके शेडिंजा पिकाचू को डिफीट कर देता है। सारी ऑडियंस ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि शेडिंजा जो कि इतना ज्यादा वीक लग रहा था, उसने ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि पिकाचू को डिफीट कर दिया है और उसके ऊपर कोई अटैक काम नहीं कर रहे। ये कैसे पॉसिबल है? ऐश काफी डिसअपॉइंटेड होता है और वो अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है और बोलता है कि सॉरी पिकाचू, मैं तुम्हारा अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाया, मुझे सामने वाले पोकेमॉन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह चूज करता है चार्जार्ड को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। ऐश अपने चार्जार्ड को सबसे पहले फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, जिसको प्रोफेसर ओक शेडिंजा को डॉज करने बोलते हैं, जिसको शेडिंजा डॉज कर लेता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुमने ये चीज नोटिस करी क्या? ऐश बोलता है कौन सी चीज? ब्रॉक रिप्लाई में बोलता है कि अभी तक शेडिंजा कोई भी अटैक को डॉज करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अपने जगह पर ही रहता था, जिसके बाद वो अटैक उसके ऊपर लग जाता था, बट उस अटैक का शेडिंजा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। बट इस बार शेडिंजा ने एक्चुअली तुम्हारे चार्जार्ड के अटैक को डॉज करने की कोशिश की, ये एक हिंट हो सकता है। ऐश बोलता है कि ब्रॉक तुमने सही कहा, वो बार बार अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, पर शेडिंजा की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते वो बार बार इन अटैक्स को डॉज करते जा रहा था। फिर प्रोफेसर ओक अपने शेडिंजा को मेगा चार्जार्ड एक्स के ऊपर कंफ्यूज रे अटैक यूज करने बोल देते हैं, जो कि चार्जार्ड के ऊपर लगता है और चार्जार्ड कंफ्यूज हो जाता है। ऐश बोलता है कि ये ट्रिक दोबारा काम नहीं आने वाली, चार्जार्ड अपने ऊपर ही मेगा पंच का यूज करो। मेगा चार्जार्ड एक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है। ऐश नोटिस करता है कि जब भी उसका मेगा चार्जर एक्स फ्लेम थ्रोअर यूज कर रहा था तो शेडिंजा उसको डॉज करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो पिकाचू के अटैक से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। ऐश अपने मेगा चार्जर एक्स को एक और बार फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है, बट अपने स्पीड का यूज करके शेडिंजा उसको डॉज कर लेती है। फिर वो यूज करती है कंफ्यूज रे अटैक का, जिससे मेगा चार्जर एक्स कंफ्यूज हो जाता है। ऐश बोलता है कि प्रोफेसर ओक तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी हर बार नहीं चलने वाली। वो अपने चार्जार्ड को खुद के ऊपर मेगा पंच यूज करने बोलता है, जिससे चार्जार्ड कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है। ऐश अपने चार्जार्ड को इस बार ओवरहीट अटैक यूज करने बोलता है, जिसको शेडिंजा डॉज करने जाती है। शेडिंजा ने उसको ऑलमोस्ट डॉज कर ही लिया था, पर लास्ट में उसको ओवरहिट लग जाता है, जिससे शेडिंजा नीचे गिर जाती है और हार जाती है। ऐश, अनाउंसर और सारी ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक रह जाती है कि ओवरहिट तो शेडिंजा के ऊपर अच्छे से लगा भी नहीं था और इससे पहले शेडिंजा को कोई डैमेज भी नहीं पड़ा था, वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, तो वो इतना इजीली कैसे हार गई? प्रोफेसर ओक बोलते हैं ये मेरे शेडिंजा की वंडर गार्ड एबिलिटी है। ऐश बोलता है वंडर गार्ड, इससे क्या होता है? प्रोफेसर ओक बताते हैं कि शेडिंजा के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एचपी होती है, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई भी अटैक हल्का सा लग गया तो वो बिना किसी डाउट के हार जाएगी, बट वंडर गार्ड एबिलिटी के चलते उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सुपर इफेक्टिव अटैक ही काम करते हैं, जैसे कि फायर टाइप और बाकी सारे अटैक जो कि शेडिंजा पर नॉर्मल काम करते हैं या फिर शेडिंजा उनसे रेजिस्ट करती है, उन अटैक्स का शेडिंजा पे कोई भी डैमेज नहीं होता है। ऐश बोलता है ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव एबिलिटी है और आपकी ये सच में काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी थी, बट देखते हैं कि अब आगे आप क्या करते हो। प्रोफेसर ओक अपने शेडिंजा को वापस पोकेबॉल में लेते हैं और अपना सेकंड पोकेबॉल निकालते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ काफी ट्रेनिंग की है चाइल्डहुड से और अब वक्त आ चुका है सबको प्रूव करने का कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। प्रोफेसर ओक अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजते हैं चार्जार्ड को। सब इसको देखकर काफी शॉक रह जाते हैं कि अब हमें चार्जार्ड वर्सेस चार्जार्ड की बैटल देखने को मिलने वाली थी। तभी प्रोफेसर ओक अपने कीस्टोन को बाहर निकालते हैं और वो अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर लेते हैं मेगा चार्जार्ड वाई में, यानी कि ये बैटल मेगा चार्जार्ड एक्स वर्सेस मेगा चार्जार्ड वाई की होने वाली थी, जिसके लिए सारी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा चार्जार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे चार्जार्ड को वीक समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये चार्जार्ड मेरे पास चाइल्डहुड से है और अभी तक मैं इसको ट्रेनिंग देता हूँ, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ऐश बोलता है कि मेरे चार्जार्ड को भी वीक अपोनेंट पसंद नहीं है, वो पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड बनना चाहता है। सारे चार्जार्ड्स को हरा कर ये बैटल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं बिल्कुल। बैटल स्टार्ट होते ही काफी तेज सनलाइट आ जाती है, सब काफी कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया है। अनाउंसर बोलता है कि यह है मेगा चार्जार्ड वाई की ड्राउट एबिलिटी, जिससे सनलाइट काफी तेज हो जाती है और इसमें फायर टाइप अटैक का डैमेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, वहीं पर वाटर टाइप अटैक्स वीक हो जाएंगे। ब्रॉक बोलता है कि इसके चलते अब तुम्हारा वाटर टाइप पोकेमॉन यूज करने का ऑप्शन पूरी तरह से बंद हो गया है। बैटल स्टार्ट होती है, ऐश अपने मेगा चार्जर एक्स को फ्लायर ब्लिट्स अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर प्रोफेसर ओक अपने मेगा चार्जर वाई को ब्लास्ट बन अटैक यूज करने बोलते हैं। ब्लास्ट बन फ्लायर ब्लिट्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते वो इस अटैक को ओवर पावर कर लेता है और मेगा चार्जर एक्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये साफ दिख रहा था कि प्रोफेसर ओक के चार्जार्ड को काफी ज्यादा ट्रेनिंग मिली है ऐश के चार्जार्ड के मुकाबले। अब ऐश अपने चार्जार्ड को ओवरहीट अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर इसके काउंटर में मेगा चार्जार्ड वाई यूज करता है फायर ब्लास्ट अटैक का। ये भी ओवरहीट से ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते ये डोमिनेट कर लेता है और मेगा चार्जर्ड एक्स को दोबारा डैमेज पड़ता है। अब प्रोफेसर ओक अपने मेगा चार्जर्ड वाई को हाइपर बीम अटैक यूज करने बोलते हैं, वहीं पर इसके काउंटर में ऐश का चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का। इस बार ऐश के चार्जार्ड का फ्लेम थ्रोअर डोमिनेट करता है, क्योंकि सनलाइट से उसकी पावर बढ़ गई थी, जिसके चलते मेगा चार्जार्ड वाई को डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। ऐश अपने चार्जार्ड को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है, जो कि उसने रिसेंटली सीखा था। प्रोफेसर ओक एक स्माइल देते हैं और वो अपने मेगा चार्जार्ड वाई को उड़ने बोलते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा इजीली इस अटैक से बच जाता है और यूज करता है ओवरहीट अटैक का, जिससे मेगा चार्जर एक्स को डैमेज पड़ता है। फिलहाल के लिए इस बैटल में मेगा चार्जर वाई आगे लग रहा था, जिसके चलते ऐश अपने मेगा चार्जर एक्स को वापस बुलाने का सोचता है। बट अगर यहाँ पर उसने अपने ग्रीनिंजा को भेजा तो उसके वाटर टाइप अटैक ज्यादा असर नहीं करेंगे मेगा चार्जर वाई पे ड्राउट एबिलिटी के चलते, और उसको ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐश अपने चार्जार्ड के साथ ही कंटिन्यू करता है। अब ऐश बोलता है चार्जार्ड आउटरेज अटैक का यूज करो, जिसके लिए वो मेगा चार्जार्ड वाई के पास चले जाता है और आउटरेज अटैक का यूज कर देता है। इसके काउंटर में मेगा चार्जार्ड वाई भी ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करता है, जो कि मेगा चार्जार्ड एक्स के ऊपर सुपर इफेक्टिव था। दोनों एक दूसरे के ऊपर आउटरेज और ड्रैगन क्लॉ यूज करते जाते हैं और दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता रहता है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और लास्ट में मेगा चार्जार्ड एक्स कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने काफी बार आउटरेज अटैक का यूज कर लिया था। ऐश अपने मेगा चार्जार्ड एक्स को अपने ऊपर वापस से मेगा पंच यूज करने बोलता है, जिससे वो कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है। बैटल कंटिन्यू होती है और दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। कोई भी ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकता था कि कौन सा पोकेमॉन जीतने वाला है। ऐश अपने चार्जार्ड को ओवरहीट अटैक यूज करने बोलता है। मेगा चार्जार्ड एक्स इस बार अपने फुल पावर का यूज करता है, वहीं पर मेगा चार्जार्ड वाई अपने फुल पावर का यूज करके यूज करता है ब्लास्ट बन अटैक का। दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। काफी तेज हवा चलने लगती है और किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है। कुछ टाइम बाद पूरा धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन अपने बेस फॉर्म में है और नीचे गिरे हुए हैं। यानी कि इतनी ज्यादा औसम बैटल में दोनों ही चार्जार्ड हार गए थे और ये बैटल टाई हो चुकी थी। दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने चार्जार्ड को वापस बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी। अब दोनों ही ट्रेनर्स के दो पोकेमॉन हार चुके थे। प्रोफेसर ओक अपने थर्ड पोकेबॉल को निकालते हैं। सब काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं प्रोफेसर ओक का थर्ड पोकेमॉन देखने के लिए, क्योंकि सबको पता होता है प्रोफेसर ओक के पास ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। प्रोफेसर ओक उस पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकते हैं और उसमें से निकलता है कैंटो रीजन का ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैगनाइट। ऐश और उसके फ्रेंड्स ने ड्रैगनाइट को ऑलरेडी देखा हुआ था होइन रीजन में, जहाँ पर होलोग्राफिक म्यूटो से बैटल करने के लिए प्रोफेसर ओक ने अपने ड्रैगनाइट का यूज किया था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि वो तो मेरे ड्रैगनाइट की 5% पावर भी नहीं थी, मैंने बस ऐसे ही ड्रैगनाइट को यूज कर लिया था। तुम्हें ड्रैगनाइट की असली पावर अब पता चलेगी। ऐश अपना थर्ड पोकेमॉन निकालता है और भेजता है ग्रीनिंजा को। बैटल में आते ही ग्रीनिंजा के अराउंड एक टॉर्नेडो आ जाता है और वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रीनिंजा में। उसकी डिजाइन ऐश से काफी ज्यादा सिमिलर हो जाती है और वो ऐश के मूवमेंट्स को भी फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ये तो तुम्हारा स्पेशल ग्रीनिंजा है, मैंने आज तक सिर्फ इसके ऊपर रिसर्च ही करी है। आज पहली बार मैं इससे बैटल करने वाला हूँ, देखते हैं बैटल का रिजल्ट क्या होता है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को एरियल एस अटैक यूज करने बोलता है। प्रोफेसर ओक अपने ड्रैगनाइट को कोई ऑर्डर भी नहीं देते हैं, पर ड्रैगनाइट इस अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, ग्रीनिंजा ड्रैगनाइट को देख भी नहीं पाया था और ड्रैगनाइट ग्रीनिंजा के पीछे आ जाता है और यूज करता है काफी पावरफुल हाइपर बीम का, जिससे ग्रीनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को डार्क पल्स अटैक यूज करने बोलता है, जिसके काउंटर में ड्रैगनाइट एक और हाइपर बीम का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। प्रोफेसर ओक अपने ड्रैगनाइट को एक्वा टेल अटैक यूज करने बोलते हैं। ऐश अपने ग्रीनिंजा को इस अटैक को डॉज करने बोलता है, पर जब तक वो कुछ कर पाता तब तक ड्रैगनाइट ग्रीनिंजा के पास आ जाता है और एक्वा टेल का यूज कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि ड्रैगनाइट की स्पीड तो काफी ज्यादा है, ऐश को कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो ड्रैगनाइट काफी ज्यादा इजीली ग्रीनिंजा से जीत जाएगा। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि अभी उसको क्या करना चाहिए। इतने में ही ड्रैगनाइट थंडर पंच का यूज करता है, जो कि ग्रीनिंजा के ऊपर सुपर इफेक्टिव था और ग्रीनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश का बैलेंस भी बिगड़ जाता है।
ग्रीनिंजा वाटर शुरिकेन का यूज करता है, बट ड्रैगनाइट अपने स्पीड का यूज करके उसको काफी इजीली डॉज कर लेता है और ग्रीनिंजा के पीछे जाकर उसके ऊपर हाइपर बीम अटैक का यूज करता है, जिससे ग्रीनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने ग्रीनिंजा को डबल टीम अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो अपनी काफी सारी कॉपीज क्रिएट कर लेता है और यूज करता है जायंट वाटर शुरिकेन का। उसकी सारी कॉपीज जायंट वाटर शुरिकेन क्रिएट कर लेती है। प्रोफेसर ओक अपने ड्रैगनाइट को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलते हैं, जिससे सारी फेक कॉपीज गायब हो जाती हैं और रियल ग्रीनिंजा को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ड्रैगनाइट थंडर पंच का यूज करके ग्रीनिंजा को काफी डैमेज दे देता है। ग्रीनिंजा वापस उठने की कोशिश करता है, बट इतने में ही प्रोफेसर ओक अपने ड्रैगनाइट को थंडर बोल्ट अटैक यूज करने बोल देते हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ये ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाता है और उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। अनाउंसर बोलता है कि ड्रैगनाइट प्रोफेसर ओक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, जिसके चलते ग्रीनिंजा उसके सामने नहीं टिक पा रहा है। क्या ग्रीनिंजा कमबैक कर पाएगा? ऐश अपने ग्रीनिंजा को डार्क पल्स अटैक यूज करने बोलता है, पर दोबारा से अपने स्पीड का यूज करके ड्रैगनाइट इस अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है और यूज करता है एक्सट्रीम स्पीड अटैक का, जो कि ग्रीनिंजा पर लग जाता है। ग्रीनिंजा अब काफी ज्यादा वीक हो चुका था। इसको देखते हुए ऐश अपने ग्रीनिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेने की कोशिश करता है, पर ग्रीनिंजा पोकेबॉल के अंदर वापस आने से मना कर देता है। वो आगे बैटल करना चाहता था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि लगता है तुम्हारे ग्रीनिंजा को बैटल हारने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, ड्रैगनाइट एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज करो। ड्रैगनाइट अटैक करता है, बट इस बार ग्रीनिंजा इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है आइस बीम अटैक का, जो कि ड्रैगनाइट पे पीछे से लग जाती है, जिसके चलते वो उसको डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था और ड्रैगनाइट जम जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश यही तुम्हारा मौका है, ड्रैगनाइट को डिफीट कर दो। अब ऐश अपने ग्रीनिंजा को जायंट वाटर शुरिकेन यूज करने बोलता है, पर प्रोफेसर ओक अपने ड्रैगनाइट को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोल देते हैं, जिसके चलते पूरी बर्फ पिघल जाती है। पर जैसे ही वो बर्फ के बाहर आता है, उसके पास जायंट वाटर शुरिकेन लग जाता है, जिससे ड्रैगनाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब ऐश अपने ग्रीनिंजा को कट अटैक यूज करने बोलता है। जैसे ही ग्रीनिंजा ड्रैगनाइट के पास आता है, ड्रैगनाइट एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम लॉन्च कर देता है, जो कि ग्रीनिंजा पे डायरेक्टली लग जाती है और वो वॉल पे जाके टकरा जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ग्रीनिंजा हार जाता है। ड्रैगनाइट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश अपने ग्रीनिंजा को वापस बुलाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी, पर ड्रैगनाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। ऐश अपने फोर्थ पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है हुपा को। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हुपा के साथ बैटल करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐश अपने प्रिजन बॉल को बाहर निकालता है और वो हुपा को कन्वर्ट कर देता है हुपा अनबाउंड में। हुपा अनबाउंड को पता था कि उसको क्या करना है। वो अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि हाइपर स्पेस फ्यूरी का यूज करता है, जिसके बाद एक काफी बड़ी रिंग क्रिएट हो जाती है। उसमें से वो काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को समन कर देता है, जैसे कि रेजाइस, रेजिगिगस, क्यूरैम, जैक्रोम और रेशिराम। ये सारे पोकेमॉन एक साथ ड्रैगनाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। ड्रैगनाइट अपने स्पीड का यूज करके इन सारे पोकेमॉन्स के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, पर एंड में कोई ना कोई पोकेमॉन ड्रैगनाइट के ऊपर अटैक कर ही देता था। रेजाइस और क्यूरैम अपने आइस टाइप अटैक का यूज करके ड्रैगनाइट को काफी ज्यादा वीक करते जा रहे थे। ऐश बोलता है कि हुपा अनबाउंड तुम भी आइस पंच का यूज करो। हुपा अनबाउंड ड्रैगनाइट के ऊपर आइस पंच का यूज कर देता है, जिससे ड्रैगनाइट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। सारे पोकेमॉन ड्रैगनाइट के ऊपर अटैक करते जा रहे थे और प्रोफेसर ओक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ड्रैगनाइट को कैसे बचाए। इतने सारे पोकेमॉन्स के अटैक को ड्रैगनाइट एक साथ डॉज नहीं कर सकता था। इसके बाद सारे पोकेमॉन्स एक साथ कंबाइन होकर एक अटैक करते हैं। रेजाइस यूज करता है आइस बीम अटैक का, रेजिगिगस यूज करता है हाइपर बीम अटैक का, क्यूरैम भी आइस बीम अटैक का यूज करता है। जैक्रोम और रेशिराम भी अपने सिग्नेचर अटैक्स यानी कि फ्यूजन बोल्ट और फ्यूजन फायर का यूज करते हैं। ये सारे अटैक एक साथ ड्रैगनाइट पे लॉन्च हो जाते हैं और ड्रैगनाइट इन अटैक को अपने स्पीड का यूज करके डॉज करने की कोशिश करता है, पर एट लास्ट ये सारे अटैक ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सारी ऑडियंस काफी शॉक रह जाती है। उन्होंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग अटैक या फिर ऐसा कुछ नहीं देखा होता है। इतना बड़ा एक्सप्लोजन अभी तक स्टेडियम में नहीं हुआ था। प्रोफेसर ओक और ऐश का भी बैलेंस बिगड़ जाता है इस एक्सप्लोजन के बीच में। सब काफी ज्यादा डर जाते हैं कि उनको चोट ना लगी हो। कुछ टाइम बाद सारा धुआं हट जाता है और हमें देखने को मिला है कि पूरा बैटल ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसमें काफी ज्यादा बड़ा होल हो गया है, जिसके अंदर ड्रैगनाइट था और वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार चुका है। हुपा अनबाउंड ने अपनी असली पावर्स दिखा दी थी। अनाउंसर बोलता है कि पैलेट टाउन के ऐश केचम ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। ये सबसे पहला ऐसा ट्रेनर है जिसने प्रोफेसर ओक के 3 पोकेमॉन्स को डिफीट किया है और ये सबसे पहला ऐसा ट्रेनर भी है जिसने प्रोफेसर ओक के 3 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है। अब प्रोफेसर ओक के बाकी 3 पोकेमॉन कौन से होंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि आज तक मुझे 3 से ज्यादा पोकेमॉन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा अगर मैं बोलूं कि मेरे बाकी 3 पोकेमॉन कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे पहले 3 पोकेमॉन के मुकाबले और सारे ही पोकेमॉन सुपर रेयर है। शायद से तुमने उन पोकेमॉन्स को अपने जर्नी में कभी देखा भी ना हो। ऐश बोलता है कि आपके पास ऐसे कौन से पोकेमॉन है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम कुछ टाइम में उनको देख लोगे। प्रोफेसर ओक काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं और वो अपने ड्रैगनाइट को वापस बुला
बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये सबसे पहली बार था जब तुमने एक बैटल हारी है, बट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रोफेसर ओक अपने फोर्थ पॉकीबॉल को निकालते हैं और उसको ग्राउंड में फेंकते हैं, जिसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना, सारी ऑडियंस और अनाउंसर तक भी शॉक हो जाते हैं। ऐसी चीज आज तक किसी ने भी पोकेमॉन वर्ल्ड में नहीं देखी थी। प्रोफेसर ओक ने एक साथ 2 पोकेमॉन्स को ग्राउंड में भेजा था और ये पोकेमॉन थे कैंटो के फुली इवॉल्व स्टार्टर यानी कि वेनोसॉर और ब्लास्टॉइस। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है प्रोफेसर ओक ये कैसे पॉसिबल है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैंने इसीलिए कहा था कि मेरे सारे पोकेमॉन काफी रेयर होने वाले हैं। प्रोफेसर ओक एक स्टोन निकालते हैं और वो अपने वेनोसॉर और ब्लास्टॉइस के ऊपर यूज कर देते हैं, जिससे वेनोसॉर और ब्लास्टॉइस दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं और बन जाते हैं वेनोसॉइस यानी कि एक फ्यूजन पोकेमॉन था। सारी ऑडियंस काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो प्रोफेसर ओक के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देती है। ऐश बोलता है कि कैंटो रीजन में ऐसा ही कुछ पोकेमॉन गैसली ने अपने इल्यूजन का यूज करके क्रिएट किया था। ऐश बोलता है कि कैंटो रीजन में ऐसा ही कुछ पोकेमॉन गैसली ने अपने इल्यूजन का यूज करके क्रिएट किया था, बट ये रियल में एग्जिस्ट करता है ये तो हमें नहीं पता था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैंने अभी तक काफी ज्यादा स्टडी की है और अभी तक मैंने कुछ फेनोमेना वर्ल्ड को नहीं बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। ये एक सीक्रेट था जो कि मैंने अभी रिवील किया है और आगे जाके तुम्हें और भी ज्यादा सीक्रेट्स देखने को मिलने वाले हैं। हूपा अपने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को वापस से रिंग के अंदर ले लेता है और वो दूसरे कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स को समन करता है, जैसे कि आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस। तीनों ही पोकेमॉन वेनोसॉइस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वेनोसॉइस एक ही अटैक में उन तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि फ्यूज होने के बाद इनके बेस स्टैट भी कंबाइन हो चुके हैं, यानी कि इनके बेस स्टैट 1000 से ज्यादा है, जिससे ये पोकेमॉन वर्ल्ड के दूसरे ऐसे पोकेमॉन बन जाते हैं जिनके बेस स्टैट 1000 से ज्यादा है। ऐश बोलता है कि इस पोकेमॉन को हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसके बाद हूपा अनबाउंड समन करता है क्रिएशन ट्रियो को, जो कि थे डियाल्गा, पाल्कियो और गिराटिना। ये तीनों ही वेनोसॉइस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वो वेनोसॉइस को काफी वीक कर देते हैं, पर लास्ट में वेनोसॉइस इनको भी डिफीट कर देते हैं। ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। वेनोसॉइस तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी काफी इजीली डिफीट कर रहा था। ऐश का हूपा अनबाउंड शैडो बॉल अटैक का यूज करता है, जो कि वेनोसॉइस के ऊपर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। इसके काउंटर में वेनोसॉइस यूज करता है ग्रास गन अटैक का, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। ये वाटर गन और रेजर लीफ का कॉम्बिनेशन था, जो कि हूपा अनबाउंड के ऊपर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि इसका मतलब ये है कि वेनोसॉर और ब्लास्टॉइस की सिर्फ और सिर्फ बॉडी ही फ्यूज नहीं हुई है, बल्कि उनकी पावर्स, अटैक्स और बेस स्टैट भी कंबाइन हो चुके हैं, जो कि इसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बना देती है। अब देखना ये होगा कि वेनोसॉइस को डिफीट करने के लिए ऐश कैसी स्ट्रेटेजी बनाता है। वेनोसॉइस हूपा के समन किए हुए पोकेमॉन्स को डिफीट करते जा रहा था, बट ऐश बोलता है कि हूपा रुको मत और पोकेमॉन स्पॉन करते जाओ। जिसके बाद हूपा पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जैसे कि म्यूटू और रेक्वाजा को स्पॉन करता है, जो कि वेनोसॉइस के ऊपर अटैक करते हैं। इस फाइट को हूपा अनबाउंड भी ज्वाइन करता है और वो आइस पंच, शैडो बॉल और साइकिक जैसे अटैक्स का यूज करता है, जिससे वेनोसॉइस धीरे धीरे कर वीक होते जा रहा था। हूपा अनबाउंड पूरी तरह से वेनोसॉइस को डोमिनेट कर रहा था और वेनोसॉइस इसके काउंटर में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। प्रोफेसर ओक काफी गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। अनाउंसर बोलता है कि प्रोफेसर ओक का न्यू फ्यूजन फेनोमेना बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है, क्या प्रोफेसर ओक कम बैक कर पाएंगे। ऑडियंस ने पहली बार प्रोफेसर ओक को मुश्किल में देखा था। वहीं पर दूसरी तरफ रेक्वाजा ड्रैगन एसेंट का यूज करता है, जो कि वेनोसॉइस पर लग जाता है और वेनोसॉइस हार जाता है, यानी कि वेनोसॉर और ब्लास्टॉइस अलग अलग हो जाते हैं। प्रोफेसर ओक काफी मुश्किल में लग रहे थे। वो अपने वेनोसॉइस को वापस से पोकेबॉल में लेते हैं और अपना 5th पोकेबॉल निकालते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि अभी तक तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी है, मैंने तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से आज तक बैटल नहीं करी है और अब ये मेरा असली टेस्ट होने वाला है। देखते हैं कि मैं तुमको डिफीट कर पाता हूँ या फिर नहीं। प्रोफेसर ओक अपना 5th पोकेबॉल फेंकने ही वाले होते हैं, पर तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि वो कोई नॉर्मल पोकेबॉल नहीं है, वो सिल्वर और गोल्ड कलर की पोकेबॉल है। सारी ऑडियंस काफी शॉक होती है कि ये कौन से टाइप की पोकेबॉल है। पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसी कोई पोकेबॉल एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ऐश, ब्रॉक और मिस्टी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये जीएस बॉल है। ऐश प्रोफेसर ओक से पूछता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जीएस बॉल है, जो कि हमने प्रोफेसर कर्ट को दे दी थी। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही पहचाना और प्रोफेसर कर्ट ने इसकी मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। ये पोकेबॉल अब खुल सकता है, बट मैंने इसके अंदर के पोकेमॉन को आज तक कभी भी यूज नहीं किया है और ना ही मुझे इसको आज तक यूज करने की जरूरत पड़ी है, बट आज मुझे इस पोकेमॉन को यूज करना ही पड़ेगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ये देखने के लिए कि जीएस बॉल के अंदर आखिर कौन सा पोकेमॉन है। ये मिस्ट्री काफी टाइम से सॉल्व नहीं हुई थी। प्रोफेसर ओक अपना जीएस बॉल फेंकते हैं और उसमें से निकलता है मिथिकल पोकेमॉन सेलेबी, एक ग्रास और साइकिक टाइप पोकेमॉन, जिसको देखकर ऐश, उसके फ्रेंड्स और सारी ऑडियंस काफी शॉक रह जाती है। फाइनली जीएस बॉल की मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी कि उसके अंदर कोई और पोकेमॉन नहीं बल्कि सेलेबी है। ऐश बोलता है कि सेलेबी, इससे बैटल करने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। हूपा अनबाउंड ने जितने भी पोकेमॉन समन किए थे वो उनको रिंग के अंदर वापस ले लेता है और दोबारा से हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक का यूज करता है,
जिसमें से और भी कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि एंटे, राइकू और स्विकून निकलते हैं, जो कि फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं सेलेबी से। साथ में हूपा भी फाइट कर रहा होता है, पर तभी अचानक से सेलेबी गायब हो जाती है। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि सेलेबी कहाँ गई। सारे पोकेमॉन्स को समझ में नहीं आता कि किसके ऊपर अटैक करना है। ब्रॉक बोलता है कि सेलेबी के पास पावर है टाइम ट्रैवल करने की और वो कुछ चीजों को चेंज भी कर सकती है। तभी ऐश नोटिस करता है कि उसका हूपा अनबाउंड काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। उसने जितने भी पोकेमॉन समन किए थे वो वापस से रिंग के अंदर वापस आ जाते हैं और हूपा अनबाउंड अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि हूपा कन्फाइंड फॉर्म में, और सेलेबी नॉर्मल टाइमलाइन में आ जाती है। ब्रॉक बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा था, शायद से सेलेबी ने टाइम में पीछे जाकर तुम्हें प्रिजन बॉटल यूज करने से रोक लिया है। ऐश बोलता है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने वीनस टॉयज को करंट टाइम में डिफीट नहीं किया है। ब्रॉक बोलता है कि शायद जो चीज हो चुकी है उस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, तुमने वीनस टॉयज को डिफीट कर दिया है और ये चेंज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टाइम में आएगा। ऐश बोलता है ठीक है, और वो अपने प्रिजन बॉटल को वापस यूज करने जाता है, पर वो नोटिस करता है कि उसके पास प्रिजन बॉटल है ही नहीं। सेलेबी हंसना स्टार्ट कर देती है। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आता, बट वो डिसाइड करता है कि अब वो हूपा कन्फाइंड के साथ ही बैटल करेगा। हूपा डार्क पल्स अटैक का यूज करता है, जो कि सेलेबी पर लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। इसके काउंटर में सेलेबी यूज कर दिया गीगा ड्रेन अटैक का, जिससे हूपा को डैमेज पड़ता है। साथ में सेलेबी अपनी थोड़ी एचपी भी रिकवर कर लेती है। फिर वो यूज करती है एनर्जी बॉल अटैक का, जिसको हूपा डॉज करके यूज करता है हाइपर बीम अटैक का, और ये अटैक भी सेलेबी के ऊपर लग जाता है। प्रोफेसर ओक अपने सेलेबी को लीड सीड अटैक यूज करने बोलते हैं, जो कि हूपा के ऊपर लग जाता है और हूपा कुछ वाइन्स के बीच में ट्रैप हो जाता है। अब हर एक टर्न में उसकी कुछ एचपी सेलेबी को मिलती रहेगी। ऐश बोलता है हूपा हार मत मानो और डार्क पल्स अटैक का यूज करो। इस अटैक को सेलेबी डॉज कर लेती है, जिसको सेलेबी डॉज कर लेती है और यूज करती है डैज़लिंग ग्लीम अटैक का, जो कि हूपा पर लग जाता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। देखने को मिलता है कि हूपा नीचे गिरा हुआ है, बट वो वापस उठ जाता है। वो आगे बैटल करना चाहता था और ऐश को जिताना चाहता था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ऐश तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स में काफी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है, बट ये जल्द ही हारने वाले हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ऐश तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स में काफी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है, बट ये जल्द ही हारने वाले हैं। ऐश बोलता है देखते हैं, और वो अपने हूपा को गंग शॉट अटैक यूज करने बोलता है, जो कि सेलेबी के ऊपर लग जाता है और एक एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद देखने को मिलता है कि सेलेबी भी वीक हो चुकी है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी ज्यादा वीक हो गए थे। इसके बाद सेलेबी यूज करती है फ्यूचर साइड अटैक का और गायब हो जाती है। हूपा काफी कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करना है। ऐश बोलता है कि लगता है फिर से सेलेबी ने टाइम ट्रैवल किया है और वो कोई चीज चेंज करने वाली है। तभी सेलेबी वापस आ जाती है और ऐश काफी शॉक हो जाता है कि उनको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला था। प्रोफेसर ओक एक स्माइल देते हैं और एक साथ हूपा के ऊपर काफी सारे अटैक्स लग जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे हूपा हार जाता है। वहाँ पर एक और सेलेबी आ चुकी थी और फिर वो गायब हो जाती है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि सेलेबी के पास एक ऐसी पावर है कि वो 2 डिफरेंट टाइमलाइन में भी एग्जिस्ट कर सकती है, और वो भी एक साथ। ऐश सेलेबी के पावर्स को देखकर काफी इंप्रेस होता है और वो अपने हूपा को पॉकीबॉल के अंदर वापस बुलाता है और वो अपने 5वें पॉकीबॉल को निकालकर ग्राउंड में फेंकता है, जिसमें से निकलता है शाइनी म्यूटू। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मुझे लगा ही था। तभी ऐश अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है और वो अपने म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा शाइनी म्यूटू में, जो कि काफी ज्यादा ऑसम दिख रहा था। बैटल स्टार्ट होती है और ऐश अपने म्यूटू को शैडो बॉल अटैक यूज करने बोलता है, जिसको सेलेबी डॉज कर लेती है। तभी मेगा म्यूटू एक्स के ऊपर पीछे से एक फ्यूचर साइड अटैक लगता है, जो कि सेलेबी ने पहले यूज किया था। मेगा म्यूटू एक्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, बट फिर भी वो यूज करता है साइड स्ट्राइक अटैक का। इस बार यह अटैक सेलेबी पर लग जाता है और सेलेबी नीचे गिर जाती है। वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, पर तभी म्यूटू के ऊपर एनर्जी बॉल अटैक लगता है। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सेलेबी ने टाइम ट्रैवल नहीं किया था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि शायद तुम भूल गए हो कि सेलेबी एक साथ 2 टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर सकती है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अब तुम्हें और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अब सेलेबी यूज करती है लीड सीड अटैक का। वहीं पर इसको काउंटर करने के लिए ऐश अपने म्यूटू को साइको कट अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो सारे लीड सीड को खत्म। सब लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि प्रोफेसर ओक का पोकेबॉल खुलते ही काफी तेज लाइट फ्लैश हुई है और स्टार्स निकले हैं, और उसमें से एक काफी रेयर पोकेमॉन निकला है, जो कि है म्यू। ये एक शाइनी म्यू था। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सैना सब काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं शाइनी म्यू को देखकर। तभी ऐश को याद आता है कि पीटरसन ने उसको एक शाइनी म्यू के बारे में बताया था, जो कि एलिमिनेशन राउंड में सारे शाइनी पोकेमॉन्स को काफी इजीली हरा रहा था। क्या ये म्यू वही है? प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ, इतना ज्यादा रेयर पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है। मुझे नहीं लगता कि मेरे शाइनी म्यू के अलावा किसी ने आज तक कोई और शाइनी म्यू देखा भी होगा, और मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है, ये पूरी बैटल पलट सकता है। ऐश बोलता है कि मेरा मेगा शाइनी म्यूटू भी काफी स्ट्रॉन्ग है। बैटल स्टार्ट होती है और मेगा शाइनी म्यूटू स्टार्ट करता है साइड स्ट्राइक अटैक के साथ, जो कि उसका सिग्नेचर अटैक था, पर म्यू उसको काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है और यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे मेगा म्यूटू एक्स को डैमेज पड़ता है। अब म्यूटू काफी गुस्सा हो जाता है और यूज करता है शैडो बॉल अटैक का,
बट म्यू उसको दोबारा से काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है और म्यूटू के ऊपर हंसने लगता है, जिससे म्यूटू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक काफी ज्यादा बड़ा शैडो बॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए म्यूटू के ऊपर काफी सारे अटैक का यूज करता है, जैसे कि साइकिक, थंडरबोल्ट, आइस बीम और शैडो बॉल। सारे अटैक म्यूटू के ऊपर लग जाते हैं बट वो शैडो बॉल बनाना रोकता नहीं है और फाइनली वो शैडो बॉल को लॉन्च कर देता है। जैसे ही जायंट शैडो बॉल म्यू के पास आने वाला था, वो टेलीपोर्ट यूज करके म्यूटू के पीछे आ जाता है और यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे वो उसको कंट्रोल करके आसमान में लेके जाता है और नीचे पटक देता है। म्यू पूरी तरह से म्यूटू को डोमिनेट कर रहा था। ऐश अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक अटैक यूज करने बोलता है। म्यू इसको दोबारा से डॉज करता है और म्यूटू के ऊपर हंसने लगता है। अनाउंसर बोलता है कि म्यू तो म्यूटू से खेल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन में बैटल हो रही है। म्यूटू बिल्कुल एक नॉर्मल पोकेमॉन की तरह बन गया है। ऐश बोलता है म्यूटू अब हमें कुछ करना होगा। इतने में ही प्रोफेसर ओक अपने म्यू को शैडो बॉल अटैक यूज करने बोलते हैं। म्यूटू बैरियर का यूज करके इस अटैक को रोक देता है और काउंटर में यूज करता है ऑरा स्पीयर का, जिसके पास आते हैं म्यू टेलीपोर्ट का यूज करता है और म्यूटू के पीछे आकर यूज कर देता है शैडो बॉल का, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। ये म्यूटू पर लग जाता है और म्यूटू जमीन पे जाके टकरा जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जैसे धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि मेगा म्यूटू एक्स अपने बेस फॉर्म यानी कि म्यूटू के फॉर्म में आ गया है और वो हार गया है। म्यू ने बिना कोई डैमेज लिया और बिना किसी एफर्ट के म्यूटू को डिफीट कर दिया था। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर अपने शाइनी म्यूटू को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि यही था तुम्हारा स्ट्रॉन्ग म्यूटू। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड होता है बट वो अपना लास्ट पोकेबॉल निकालता है और बोलता है कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो अभी आने वाला है, जाओ आर्सियस, और पोकेबॉल में से आर्सियस निकलता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं वाओ तुम्हारे पास पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड है, फाइनली कोई टक्कर का अपोनेंट मिला। अनाउंसर बोलता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड के दो सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आमने सामने आ गए हैं, देखना है काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन ये बैटल जीतता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि रेडी हो जाओ, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारा आर्सियस पूरे जर्नी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल हारा है और शायद दूसरी बैटल आज होने वाली है। ऐश बोलता है देखते हैं और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने आर्सियस को ट्विस्टर अटैक के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जिसको म्यू टेलीपोर्ट होकर डॉज कर लेता है और वो आर्सियस के पीछे आ जाता है और यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे वो आर्सियस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। बट ऐश अपने आर्सियस को जजमेंट यूज करने बोल देता है, जो कि शाइनी म्यू के ऊपर लग जाता है और आर्सियस म्यू के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। म्यू को काफी डैमेज पड़ चुका था। अब ऐश अपने आर्सियस को हाइपर बीम अटैक यूज करने बोलता है। इसको दोबारा से म्यू टेलीपोर्ट होकर डॉज कर लेता है और वो आर्सियस के ऊपर आकर थंडरबोल्ट अटैक का यूज करता है, जिसको आर्सियस अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे आर्सियस को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि आर्सियस ऐसे नहीं हारने वाला है, हमें अपनी सीक्रेट पावर दिखानी होगी। ऐश बोलता है कि क्या, कैसी सीक्रेट पावर? प्रोफेसर ओक अपने म्यू को ट्रांसफॉर्म अटैक यूज करने बोलते हैं। ऐश बोलता है कि ये कैसी स्पेशल पावर है, ट्रांसफॉर्म अटैक तो डिटो के पास भी होता है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। प्रोफेसर ओक अपने म्यू को म्यूटू और रेक्वाजा दो अलग अलग पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म होने बोल देते हैं और म्यू बिल्कुल वैसा ही करता है। वो एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना, सारी ऑडियंस और अनाउंसर भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ट्रांसफॉर्म अटैक का यूज करके सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हुआ जा सकता था, बट ये तो कुछ अलग ही था। रेक्वाजा और म्यूटू दोनों ही आर्सियस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे। आर्सियस ज्यादातर अटैक्स को डॉज या तो एब्जॉर्ब कर ले रहा था, बट उसके ऊपर कुछ अटैक्स लग जाते हैं जिससे उसको डैमेज पड़ता है। तीनों ही पोकेमॉन्स में काफी इंटेंस बैटल चल रही होती है। यहाँ पर रेक्वाजा और म्यूटू साथ में डोमिनेट कर रहे होते हैं, पर आर्सियस भी गॉड था, वो दोनों पोकेमॉन्स को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। तभी म्यू अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि अभी तो बस शुरुआत थी, म्यू अब मेगा म्यूटू वाई और मेगा रेक्वाजा में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, और म्यू उनके मेगा इवॉल्व फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि म्यू एक साथ दो पोकेमॉन्स में नहीं बल्कि उनके मेगा फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये तो काफी स्पेशल पावर्स है। मेगा रेक्वाजा और मेगा म्यूटू वाई दोनों ही साथ मिलकर आर्सियस से बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। आर्सियस अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक जैसे कि जजमेंट और ब्लिजार्ड यूज कर रहा होता है, वहीं पर मेगा रेक्वाजा ड्रैगन असेंट और मेगा म्यूटू वाई साइड स्ट्राइक जैसे अटैक्स का यूज कर रहा था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा था, पूरा बैटल ग्राउंड तबाह हो गया था। बट मेगा रेक्वाजा, मेगा म्यूटू वाई या फिर आर्सियस, इनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दो इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से बैटल करने के बाद भी आर्सियस हार मानने को तैयार नहीं था, वो उनको काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। वहीं पर मेगा रेक्वाजा और मेगा म्यूटू वाई भी आर्सियस को टक्कर दे रहे होते हैं। कहना मुश्किल था कि कौन सा पोकेमॉन जीतने वाला है। तभी मेगा म्यूटू वाई की साइड स्ट्राइक आर्सियस के ऊपर लग जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पीछे से मेगा रेक्वाजा ड्रैगन असेंट का यूज कर देता है, जिसको आर्सियस डॉज या फिर अब्सॉर्ब नहीं कर पाता और वो जमीन पर गिर जाता है। आर्सियस काफी ज्यादा वीक हो चुका था, वो उठ नहीं पा रहा था। ऐश बोलता है कि आर्सियस तुम्हें उठना होगा, तभी मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में आगे बढ़ सकता हूँ। अभी तक तुमने मुझे काफी सारी बैटल जिताई है और इतने इंपॉर्टेंट बैटल में तुम हार नहीं सकते। आर्सियस काफी कोशिश करता है उठने की, बट वो उठ नहीं पाता और गिर जाता है। प्रोफेसर ओक एक स्माइल देते हैं और रेफरी बोलता है कि आर्सियस अब लड़ नहीं सकता। तभी अचानक से काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और आर्सियस वापस से खड़े हो जाता है। सब आर्सियस को वापस से बैटल में देखकर काफी ज्यादा शॉक हो
हो जाते हैं, आर्सेस रिकवर अटैक का यूज करके अपनी हेल्थ रिकवर कर लेता है। और अब इस बार वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम का यूज करता है जो कि मेगा म्यूटू वाई और मेगा रेक्वाजा दोनों पर लग जाती है और दोनों ही पोकेमॉन्स वॉल से जाकर टकरा जाते हैं, बट स्टिल वो हार नहीं मानते और वापस से खड़े हो जाते हैं। इतना तो कंफर्म था कि ये बैटल और भी ज्यादा लंबी चलने वाली है। वापस से रेक्वाजा अपने ड्रैगन एसेंट का यूज करता है, पर रेक्वाजा अटैक के बीच में ही एक जगह पर अटक जाता है, वो मूव नहीं कर पाता। सब ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रेक्वाजा को खतरे में देखकर मेगा म्यूटू वाई भी साइको कट यूज करने आता है, बट वो भी बीच में अटक जाता है। दोनों में से कोई भी पोकेमॉन कोई अटैक का यूज नहीं कर पा रहा था और ना ही मूव कर पा रहा था। ऐश को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी आर्सेस एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम लॉन्च करता है। इतनी स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम आज तक आर्सेस ने कभी भी यूज नहीं की थी, जो कि दोनों ही पोकेमॉन्स पर लग जाती है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं, बट वो वापस खड़े हो जाते हैं। अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे। ब्रॉक बोलता है कि शायद से आर्सेस की एक और यूनिवर्सल पावर हो सकती है। मैंने आर्सेस के बारे में स्टडी की है और मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। उसने म्यूटू और रेक्वाजा दोनों के लिए टाइम को स्टॉप कर दिया था, जिसके चलते वो मूव नहीं कर पा रहे थे। म्यूटू और रेक्वाजा काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके साथ अभी अभी क्या हुआ था, बट स्टिल वो बैटल करना कंटिन्यू करते हैं। अब म्यूटू एक जायंट साइज स्ट्राइक का यूज करता है, वहीं पर रेक्वाजा भी अपने फुल पावर से अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि ड्रैगन एसेंट का यूज करता है। दूसरी तरफ आर्सेस भी अपने फुल पावर से अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि जजमेंट यूज करता है। मेगा म्यूटू वाई और मेगा रेक्वाजा फुल पावर से अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि साइज स्ट्राइक और ड्रैगन एसेंट का यूज करते हैं। वहीं पे आर्सेस अपनी फुल पावर लगा के यूज करता है जजमेंट अटैक। तीनों ही अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पूरा बैटल ग्राउंड तबाह हो जाता है और कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतना तो कंफर्म था कि डेफिनेटली कोई ना कोई पोकेमॉन हारा होगा, बट कौन सा हारा है ये देखना था। कुछ टाइम बाद जब धुआं हट जाता है तो देखने को मिलता है कि रेक्वाजा और म्यूटू वहाँ पर थे ही नहीं, बल्कि वो दोनों अपने नॉर्मल फॉर्म यानी कि शाइनी म्यू के फॉर्म में आ गए थे और शाइनी म्यू नीचे गिरा हुआ था, यानी कि वो हार गया था। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बट उसको आर्सेस देखने को नहीं मिल रहा था। वो आर्सेस को ढूंढने लगता है, तभी एक काफी तेज आवाज आती है। ऐश ऊपर देखने को मिलता है और वहाँ पर आर्सेस था, यानी कि आर्सेस ये बैटल जीत गया था शाइनी म्यू को हराकर। प्रोफेसर ओक समझ जाते हैं कि वो ये बैटल हार गए हैं। रेफरी बोलता है कि शाइनी म्यू हार चुका है, जिससे ये बैटल ऐश जीत जाता है और अब ऐश टॉप 8 में प्रोसीड कर चुका है। प्रोफेसर ओक एक स्माइल देते हैं और पोकेबॉल के अंदर शाइनी म्यू को वापस लेते हैं। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है, बट उसको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने प्रोफेसर ओक को डिफीट कर दिया था, जिन्होंने ऐश को इतना कुछ सिखाया था और उसको गाइड किया था। तभी प्रोफेसर ओक ऐश के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके होगे, तुमने मुझे भी डिफीट कर दिया और ये सबसे पहली बार था जब मुझे वीक फील हुआ है। मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाया। अब मैं बिना किसी डाउट के ये कह सकता हूँ कि तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैप बन चुके हो और पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। ऐश बोलता है कि मैंने बैटल स्टार्ट होने से बारे में आपके बारे में काफी कुछ सुना था और मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको डिफीट कर पाऊंगा, और जितना मैंने सुना था आप उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। मैंने आज तक इतनी इंटेंस बैटल नहीं करी है। एक टाइम पर मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगा, बट मेरे आर्सेस ने मुझे बैटल जिता दी हर बार की तरह। आर्सेस को ये बैटल का क्रेडिट जाता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं बिल्कुल, तुम्हारे पूरे टीम में आर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग है और उसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तुम्हारे जर्नी में। मैं शाइनी म्यू के होते हुए भी ये बैटल हार गया, इससे पता चलता है कि तुम्हारा आर्सेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी ब्रॉक, मिस्टी और सरीना भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं और प्रोफेसर ओक से मिलते हैं। ब्रॉक बोलता है कि मैंने अभी तक म्यू को बैटल करते हुए नहीं देखा था, मैंने एक म्यू की फुल पावर इस बैटल में देखी है और इसके बाद मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि म्यू पोकेमॉन वर्ल्ड के टॉप 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स में आता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि बिल्कुल, और अगर आर्सेस नहीं होता तो म्यू ऐश के हर एक पोकेमॉन को इजीली डिफीट करने की पावर रखता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि अब मुझे कैंटो रीजन जाना चाहिए। ऐश बोलता है ठीक है और प्रोफेसर ओक ऐश को आगे के जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं और चले जाते हैं। ऐश अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसने प्रोफेसर ओक के साथ बैटल करी है और उनको डिफीट कर दिया है। तभी वहाँ पर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का चेयरमैन आ जाता है और बोलता है कि मैं स्पेशली टॉप 8 ट्रेनर से मिलने आया हूँ और तुम उनमें से एक हो। मैंने ये पूरी बैटल देखी है और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि तुम काफी ज्यादा आगे जाने वाले हो। ऐश चेयरमैन को थैंक यू बोलता है। चेयरमैन बोलता है कि अब यह टूर्नामेंट 2 हफ्ते बाद कंटिन्यू होगा, जहां पर टॉप 8 ट्रेनर सामने सामने होंगे एंड उनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रेनर्स ही आगे बढ़ पाएंगे। और ये ध्यान रखना कि हर एक बैटल के साथ पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की डिफिकल्टी लेवल बढ़ते रहती है। हर बार तुम एक ऐसे ट्रेनर के साथ बैटल करते हो जिसने प्रीवियसली एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को डिफीट किया है, तो किसी भी ट्रेनर को अंडर एस्टिमेट मत करना है। ऐश बोलता है बिल्कुल, बट मैं काफी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीतने वाला हूँ। चेयरमैन बोलता है कि ये कॉन्फिडेंस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आगे के जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब मैं बाकी ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ। ऐश बोलता है ठीक है और वो वहाँ से चले जाते हैं।
ऐश बाहर आता है और तभी एक कैरेक्टर उसको एक पोस्टर देकर जाता है। ऐश उस पोस्टर को देखता है और उसमें लिखा होता है कि सी ट्रंक सिटी में एक हैवी पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, जहाँ पर जो ड्रेना सबसे ज्यादा हैवी पोकेमॉन कैच करेगा उसको वो पोकेमॉन रखने दे दिया जाएगा और साथ में उसको कुछ एडिशनल मिस्टीरियस प्राइज भी मिलेंगे। ऐश को ये कंपटीशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहता था। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना को भी ये कॉन्टेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। वो लोग एड्रेस देखकर सी ट्रंक सिटी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक कैरेक्टर से पूछते हैं कि हमें पता चला कि यहाँ पर एक हैवी पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है। वो कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, इस सिटी में हर साल एक हैवी पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट होता है जिसमें काफी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें बस तुम्हें हैवी पोकेमॉन्स को कैच करना होता है और जो ट्रेनर के पास सबसे ज्यादा हैवी पोकेमॉन होगा पूरे कॉन्टेस्ट में उसको वो पोकेमॉन रखने दे दिया जाएगा। यहाँ पर लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी होते हैं और इसमें तुम्हें कुछ एडिशनल प्राइज भी मिलते हैं। तुमको इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐश बोलता है कि हम सब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट पार्टिसिपेट करने का प्रोसीजर क्या है। वो कैरेक्टर बोलता है कि अभी के लिए तो ये कंपटीशन चालू नहीं हुआ है, ये कंपटीशन तभी चालू होगा जब इसमें 250 लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे। ऐश सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। वो कैरेक्टर बोलता है कि अभी के लिए तुम लोग रजिस्टर कर सकते हो, जब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऐश सबको समझ जाता है। वो कैरेक्टर ऐश को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर ये कंपटीशन होने वाला था। सब काउंटर पे जाते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि ऑलरेडी 246 ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट कर लिया है। ऐश और उसके फ्रेंड्स भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जिससे टोटल 250 ट्रेनर्स हो जाते हैं, यानी कि क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है और उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये टूर्नामेंट कल स्टार्ट होगा। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और अगले दिन ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग अंदर जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट है। सबको रूल्स बताए जाते हैं जिनमें ये बताया जाता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन कैच करना है। अगर कोई एक से ज्यादा पोकेमॉन कैच करता है तो सिर्फ और सिर्फ उनका फर्स्ट पोकेमॉन ही काउंट होगा, जिसके लिए उनको 5 सी ट्रंक पोकेबॉल मिलते हैं। इस पोकेबॉल में हैवी पोकेमॉन्स को इजीली कैच किया जा सकता है। पोकेमॉन जितना ज्यादा हैवी होगा उनको कैच करना उतना ही ज्यादा इजी होगा। सब लोग फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं और ये कंपटीशन स्टार्ट होता है। फॉरेस्ट के अंदर जाते ही ऐश को सबसे पहले एक पिल्सर देखने को मिलता है, जो कि उतना ज्यादा हैवी पोकेमॉन नहीं था, जिसके चलते वो अपना पोकेबॉल वेस्ट नहीं करता है। आगे जाके उसको कुछ और पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं जो कि उतने ज्यादा हैवी नहीं थे, जैसे कि हिटमॉन्टॉप, मचैम्प और पिजियॉट। ऐश उनमें से किसी भी पोकेमॉन को कैच नहीं करता है। तभी उसको याद आता है कि यहाँ पर टाइम लिमिट भी है, उसको कोई एक हैवी पोकेमॉन 20 मिनट के अंदर पकड़ना है एंड अगर वो कोई पोकेमॉन को नहीं पकड़ पाया तो वैसे ही वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। उसको कोई ना कोई पोकेमॉन कैच करना ही होगा ताकि वो टूर्नामेंट में बने रहे और कंपटीशन दे पाए। वहीं पर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि सरीना ने अपना पोकेमॉन कैच कर लिया है और वो कॉन्टेस्ट से बाहर आ जाती है और वो अपना पोकेमॉन सबमिट कर देती है। सरीना काफी कॉन्फिडेंट होती है कि वही जीतने वाली है। वहीं पर ब्रॉक और मिस्टी अभी भी एक हैवी पोकेमॉन ढूंढ रहे थे कैच करने के लिए, उनको कोई भी उतना हैवी पोकेमॉन नहीं दिख रहा था। तभी ऐश को एक स्लेकिंग देखने को मिलता है। ऐश को डेफिनेटली पता था कि एक हैवी पोकेमॉन होने वाला है, जिसके चलते वो स्लेकिंग के ऊपर सी ट्रंक पोकेबॉल फेंक देता है, बट स्लेकिंग उससे बचकर भाग जाता है। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि 10 मिनट पहले ही बीत चुके थे एंड उसने अभी भी कोई पोकेमॉन कैच नहीं किया था। वहीं पर दूसरी तरफ मिस्टी ने भी अपना पोकेमॉन कैच कर लिया था, वो भी बाहर आ जाती है और वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही होती है। ब्रॉक और ऐश ने अभी भी कोई पोकेमॉन कैच नहीं किया था। अब सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे। तभी ऐश को एक काफी ज्यादा हैवी पोकेमॉन देखने को मिलता है, जो कि था कॉपर राजा। ऐश इस पोकेमॉन को पकड़ने का चांस नहीं छोड़ सकता था। वो जल्दी से अपना सी ट्रंक पोकेबॉल फेंक देता है, जो कि डायरेक्टली कॉपर राजा पर लगता है और वो पोकेबॉल शेक होना स्टार्ट कर देता है। 2 बार शेक होने के बाद कॉपर राजा पोकेबॉल से निकल जाता है और वो भागना स्टार्ट कर देता है।